Hello my dear students, good morning and Jai Shri Krishna to all of you. Myself Rajesh Vadodaria and I heartily welcomes to you in my educational YouTube channel AIM Education. बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हमने तीन प्रॉपर्टीज एक बार देख ली थी, जिसमें एक था हेलोजिनेशन, इट मींस फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। जिसमें फ्लोरिनेशन बहुत ही स्पीडी रिएक्शन देगा क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, इसमें कोई कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है रेट इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद हमने देखा था क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा, एंड लास्ट वन आयोडीनेशन में हमने देखा था कि वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस देगा जो स्लो रेट रिएक्शन होगी। उसके बाद हमने देखा था साइक्लाइजेशन ऑफ नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, जो हमें मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन किया था 773 केल्विन टेम्परेचर 10 to 20 बार प्रेशर्स पे। तो हमने एरोमेटिक साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जिसे हम बेंजीन बोलेंगे, नॉर्मल हेक्सेन में से हमने बेंजीन बनाया था। सो वही रिएक्शन को हमने एरोमेटाइजेशन भी बोला था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद हमने लास्ट रिएक्शन देखी थी, वो थी प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। आज हम देखने जा रहे हैं उसके बाद की टोटल 4 रिएक्शन है। एक है कॉम्बशन रिएक्शन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ अल्केन कंपाउंड। ये 4 रिएक्शन देखने के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, कॉम्बशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। बच्चों आप सब जानते हो कॉम्बशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन गैस की ही जरूरत होती है। तब कोई भी अल्केन कंपाउंड को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप कॉम्बिश करोगे तो बर्न होने के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा एंड H2O वेपर मिलेगी। तो चलिए हम सबसे पहले ये रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन नंबर 4, कॉम्बशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें 3 अलग अलग टाइप की रिएक्शन भी होगी। सपोज आई हैव CH4 एंड व्हेन वी burn this CH4 gas in presence of oxygen with sufficient amount, ज्यादा अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट, जितना जरूरी है उतना आप ऑक्सीजन डाल दीजिए, ठीक है। इन सफिशिएंट अमाउंट व्हेन वी रिएक्ट दिस मीथेन, व्हेन वी बर्न दिस मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन, देन इट विल गिव CO2 एंड 2 moles ऑफ H2O गैस। तो बच्चों यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर मिलेगी। देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो गए। केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक से सुनिए, कोई भी अल्केन कंपाउंड ले लीजिए, ना कि सिर्फ मीथेन, आप इथेन भी यूज कर सकते हो। जब मैं इथेन लेता हूं यहाँ पे CH3 और जितना जरूरी है उतना सफिशिएंट अमाउंट अगर हम डालते हैं ऑक्सीजन का, तो ये बर्न होने के बाद कॉम्बशन रिएक्शन के बाद हमें CO2 एंड H2O ही मिलेगा। ठीक से सुनिए, अभी आप हमें रिएक्शन को बैलेंस करनी होगी, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, मैं यहाँ पे 2 कार्बन लिख देता हूँ। टोटल अमाउंट टोटल ऑक्सीजन 2, here the number of hydrogens are 6, so multiply by 3, so 3 2s are 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, 2 कार्बन बैलेंस हो गए। अभी ऑक्सीजन देखिए 4 and 3 7, so we have to multiply by 7 by 2, so ये टोटल ऑक्सीजन हो गए 7। तो देखिए अभी यहाँ पे जितना जरूरी था उतना सफिशिएंट अमाउंट में आप ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रखते हो, तो कॉम्बशन रिएक्शन से कोई भी अल्केन ले लो, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, हमें CO2 एंड H2O गैस मिलेगा। तो आप बोलोगे कि सर जनरल फॉर्मूला का क्या होगी इसमें, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स में जनरल फॉर्मूला वाला MCQ भी पूछा जाता है। तो अगर आप अल्केन लेते हो तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? अल्केन की जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करते हो इसको, तो हमें क्या मिलेगा? CO2 एंड H2O। मगर हमें बच्चों क्या करना है? हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो देखिए अभी हमें क्या करना है बैलेंस करने के लिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे n, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो मैं यहाँ पे n लिख देता हूं, तो ये n कार्बन हो गए। ठीक है, जनरल फॉर्मूला हम बैलेंस कर रहे हैं। यहां पे आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इन द बैलेंस रिएक्शन ऑफ दिस गिवन रिएक्शन, यहां पे अगर आपको x लिख के दे देते हैं तो आपको पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज x। तो 4 ऑप्शन में से आपको कुछ सिलेक्ट करना होगा। क्या ऑप्शन आएगा, क्या आंसर आएगा, हम देखते हैं। सो CnH2n+2 O2 it gives n moles of CO2 and H2O।
अभी हाइड्रोजन देखिए कितने हैं बच्चों यहाँ पे 2n+2, हमने यहाँ पे 2 तो लिख दिए, एक काम करते हैं यहाँ पे n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए n+1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 2n एंड मल्टीप्लाई बाई 2, सो 2n+2 हो गए। समझ में आया, n+1 इंटू 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2n+2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने कार्बन भी बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस करने की बारी आती है। देखिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है, सबसे पहले हमें एटम कैलकुलेट करने होंगे प्रोडक्ट साइड में। 2n यहाँ पे एटम है, यहाँ पे n+1 है। देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, एक n+1, तो n+1 एंड यहाँ पे 2n, ओवरऑल 3n+1 जितने ऑक्सीजन एटम है। तो प्रोडक्ट साइड जितने ऑक्सीजन एटम होंगे उतने ऑक्सीजन एटम यहां पे होंगे, क्योंकि यहां तो ऑक्सीजन है ही नहीं। प्रोडक्ट साइड जितने ऑक्सीजन के मोलेक्यूल्स होंगे उतने यहां पे मोलेक्यूल्स होंगे। तो अगर हम एटम को मोलेक्यूल में कन्वर्ट करना है, O2 मोलेक्यूल, तो देखिए अगर आप 2 एटम लेते हैं ऑक्सीजन का 2O, तो वो हो जाएगा एक O2, मतलब 2 एटम मिलके एक ऑक्सीजन मोलेक्यूल बनाएगा, 4 ऑक्सीजन एटम मिलके 2 ऑक्सीजन मोलेक्यूल बनाएंगे, 6 ऑक्सीजन एटम मिलके 3 ऑक्सीजन मोलेक्यूल बनाएंगे। तो हमारे पास ये इतने 3n+1 जितने ऑक्सीजन एटम है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें ऑक्सीजन के मोलेक्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं 3n+1/2 करूंगा, तो यहां पे हमें मिलेंगे ऑक्सीजन मोलेक्यूल, O2 मोलेक्यूल। तो यहां पे जितने मोलेक्यूल होंगे उतने ही यहां पे मोलेक्यूल होंगे, तो हमें यहां पे क्या लिखना होगा 3n+1/2। तो ये हो गया, यहां पे लिखना होगा 3n+1/2। तो दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन फॉर द जनरल कॉम्बिशन रिएक्शन ऑफ अल्केन कंपाउंड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों अभी 3n+1/2, ठीक है, प्लस 3n+1/2, ये हो गया हमारा जनरल कॉम्बिशन रिएक्शन ऑफ मीथेन। ये तो हमने कॉम्बिशन रिएक्शन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी अल्केन को आप कॉम्बिश करोगे आपको CO2 और H2 ही मिलेगा, मगर आप बोलोगे सर मैं इनसफिशिएंट अमाउंट ऐड करता हूं तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर हम मीथेन को सफिशिएंट अमाउंट के बदले यहां पे कितने मीथेन को कॉम्बिश करने के लिए कितने ऑक्सीजन हमें लेने होंगे 2O2, इट मींस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस पर 1 मोल ऑफ मीथेन। But if we apply only 1.5 mole of oxygen gas for 1 mole of methane, then we will get CO gas, carbon monoxide plus 2H2O liquid। आपको यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड मिलेगा। इससे भी कम अमाउंट अगर आप डालते हो, less amount of oxygen, only 1 mole of O2 gas, then we will get carbon solid plus 2H2O gas। इसे हम बोलते हैं कार्बन ब्लैक। इंक फॉर प्रिंटर्स, जेरोक्स मशीन में या तो कंप्यूटर में जो प्रिंटर यूज होता है, प्रिंटर में आपको प्रिंट निकालने के लिए, उसमें जो प्रिंटिंग होने के लिए जो स्याही मतलब कि जो इंक यूज होती है ब्लैक कलर की, वो इंक बनाने के लिए कार्बन ब्लैक यूज होता है। एकदम फाइनेस्ट पार्टिकल के फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। तो ये कार्बन ब्लैक ऐसे बनाया जाता है। तो दिस इज द कॉम्बिशन रिएक्शन ऑफ अल्केन कंपाउंड। रेडी, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन कंपाउंड। बच्चों ये ध्यान से देखना, दिस इज द ऑक्सीडेशन, इट इज अ वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन एक्चुअली, अल्केन एक्चुअली, क्योंकि आप कॉम्बिशन करोगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हीट करोगे तो एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही हुआ। आपको ये कॉम्बिशन रिएक्शन के बजाय आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी लिख सकते हो, क्योंकि ओवरऑल हम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन ही ऐड कर रहे हैं, तो हम इसे ऑक्सीडेशन भी रिएक्शन बोल सकते हैं। मगर ये ऑक्सीडेशन मैंने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन लिख दिया अलग से, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये हो गया हमारा कॉम्बिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑल्सो। प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन डालोगे तो हमें मिलेगा CO2 and H2O। इनसफिशिएंट अमाउंट डालोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा मीथेन में से, या तो हमें कार्बन ब्लैक भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो बच्चों अगर हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के बारे में बात करें तो स्पेशली बहुत सारी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है, मगर आपके सिलेबस में सभी की सभी नहीं देखनी होगी, क्योंकि आप बहुत सारी रिएक्शंस को याद नहीं रख पाओगे।
आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वही याद रखनी होगी, तो मैं दोनों रिएक्शन आपको लिखवा देता हूं। सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन करना है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मतलब कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ओनली 1/2 O2। देखिए बहुत सारी ऑक्सीडेशन देख लिया हमने, सफिशिएंट अमाउंट 2 O2 डाल के CO2 बनाया, 1/1.5 O2 डाल के कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन डाल के कार्बन ब्लैक बना दिया। अभी हमें बनाना होगा 1/2 O2, आधा मोल ऑक्सीजन डालना होगा, 1/2 O2, हाफ मोल ऑफ O2। So when we oxidize this methane by using half mole of O2 in presence of copper catalyst, listen carefully, copper catalyst, this is the catalyst. Copper catalyst at high temperature, it will produce CH3OH, CH3OH, methanol, मिथेनॉल, ये हमें मिथेनॉल बना के दे देगा, मिथेनॉल, ठीक है। चलिए, सो ये तो हो गया कॉपर की प्रेजेंस में मिथेनॉल का फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से हो गया। मगर ये मिथेनॉल अगर कॉपर होगा तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। दूसरी एक बात, अगर मेरे पास टर्शरी हाइड्रोजन है, बच्चों ध्यान से देखिए, टर्शरी हाइड्रोजन ऑफ अल्केन, यहां पे हाइड्रोजन हो गया, दिस इज द आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, देखिए ये हो गया आइसोब्यूटेन, 1 2 3 4 4 कार्बन यहां पे अवेलेबल है, 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन है। IUPAC नाम अगर हम देते हैं तो यहां पे हो जाएगा IUPAC नाम इसका 2 मिथाइल प्रोपेन, ये है इसका IUPAC नेम, और कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन। ये जो आइसोब्यूटेन में ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है टर्शरी कार्बन, एंड दिस हाइड्रोजन इज टर्शरी हाइड्रोजन। And when we oxidize this tertiary hydrogen in presence of dilute KMnO4, ठीक से सुनिए बच्चों, dilute KMnO4, potassium permanganate, which is also known as Bayer reagent। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है JEE नीट के लिए। ध्यान से सुनिए, ये कोई अल्केन नहीं चलेंगे, सिर्फ टर्शरी हाइड्रोजन ही चाहिए। This dilute KMnO4 oxidize the alkane which have tertiary hydrogen, और इन दोनों के बीच में यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और ये ऑक्सीडेशन होगा इन दोनों के बीच में, यहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा और हमें मिलेगा टर्शरी अल्कोहल, मतलब ये प्रोडक्ट होगी हमारी CH3OH। यहां पे एक ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, टर्शरी अल्कोहल। इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, या तो हम इसे बोल सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आप बोलोगे कि सर इसे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो कार्बन है OH वाला कार्बन, वो हो गया हमारा टर्शरी कार्बन, और ब्यूटाइल फंक्शनल ग्रुप है तो इसे हम टर्शरी ब्यूटाइल बोलेंगे, जैसे हमने GOC में देख लिया, ठीक है। सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल फ्रॉम द आइसोब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, देन वी कैन यूज दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय KMnO4। डाइल्यूट KMnO4 रखना होगा, ध्यान से देखिए, डाइल्यूट KMnO4 मतलब KMnO4 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम रखना होगा, ठीक है। तो चलिए, ये हमने देख लिया कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, पहले देख लिया कॉम्बिशन रिएक्शन, ये दोनों वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन ही है। अभी हम ये वाला रिएक्शन देखेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। एक ही एग्जांपल लेंगे हम, थर्मल डीकम्पोजिशन। बच्चों, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जितने अल्केन होंगे, सभी अल्केन को हाई टेम्परेचर पे हीट करना है। कुछ नहीं करना, हाई टेम्परेचर में ले जाके हीट करना है। हीट करने की वजह से क्या होगा, जो कार्बन चेन होगी, वो कार्बन चेन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गए, शॉर्ट चेन वाला अल्केन सीरीज और अल्कीन सीरीज बन जाएगी। मगर जितने कार्बन ज्यादा हो गए, लाइक अब 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 5 कार्बन वाले भी चेन लेते हो तो इसमें प्रोडक्ट बहुत सारी मिल सकती है। तो आपको सभी अल्केन की थर्मल डीकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं देखनी, आपको सिर्फ 2 कार्बन और 3 कार्बन वाली चेन की ही थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखनी है। इससे ज्यादा नहीं, दिमाग को हिलबिलाना नहीं है। सिंपल सी रिएक्शन याद रखनी है, 2 कार्बन और 3 कार्बन तक, ठीक है। सो थर्मल डीकम्पोजिशन क्या करना है, सबसे पहले मैं एक यूज करता हूं एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3,
ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसमें ये जो हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन कनेक्ट है और चौथी वैलेंसी हो दूसरे कार्बन के साथ है इथेन में। आपको क्या करना है, हाई टेम्परेचर अप्लाई करना है। हाई टेम्परेचर पे जैसे आप हीट करोगे इसको तो क्या होगा, इनमें से इथेन में से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो गया। अभी H2 गैस रिलीज हो गया तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा दोनों कार्बन की वैलेंसी एक एक कम हो जाएगी। तो अभी फोर्थ वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड करेंगे वो दोनों, तो ये कार्बन दोनों के बीच में एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड फॉर्म कर देंगे और ये अल्केन बन जाएगा, अल्कीन मतलब इथेन में से हमें मिलेगा इथीन। ठीक है, तो इथीन बन जाएगा। दिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ इथेन। चलिए प्रोपेन के बारे में बात करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हम प्रोपेन का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, 2 पार्ट में। कितनी रिएक्शन, कितनी प्रोडक्ट मिल सकती है, देखिए सर। एक तो इसकी तरह 2 कार्बन के बीच में से हाइड्रोजन निकल जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन यहां से चला गया, एक हाइड्रोजन यहां से चला गया तो क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर विल गेट H2 गैस प्लस CH3। यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, चलिए CH, और यहां पे एक निकल गया CH2। दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो गई। तो ये प्रोपेन में से हमें क्या मिलेगा, प्रोपीन। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आप हाई टेम्परेचर पे मिक्सचर मिलेगा आपको, प्रोपीन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, दूसरी प्रोडक्ट भी मिलेगी। क्या मिलेगी वो मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास एक CH3 CH2 CH3 है। मान लीजिए यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में से बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो अभी क्या हुआ, एक CHHH मिथाइल फंक्शनल ग्रुप हो गया। अभी ये स्टेबल नहीं है। यहां से एक मिलेगा हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। चलिए, तो ये कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आप हीट अप्लाई करते हो तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा बच्चों। ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन निकल गया तो इन दोनों के बीच में एक एक वैलेंसी कम होगी, वो डबल बॉन्ड बना लेगा। तो हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा अल्कीन। तो यहां से एक ये बॉन्ड टूट गया, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन निकलने की वजह से हमें क्या मिलेगा, इथीन। चलिए, इथीन मिला एक। और क्या मिल सकता है, तो ये हाइड्रोजन कहां गया है, हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा तो वो मिलेगा हमें मीथेन, CH4 मीथेन। इतनी प्रोडक्ट आ सकती है। तो सोचिए, अगर हम प्रोपेन की थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस करते हैं, प्रोपेन का थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो प्रोपेन की थर्मल डिकम्पोजिशन से हमें मिल सकता है प्रोपीन, इथीन, मीथेन एंड हाइड्रोजन गैस, मिक्सचर ऑफ दिस 4 प्रोडक्ट्स। तो बच्चों सोचिए, अगर आप 4 कार्बन लोगे, 5 कार्बन लोगे, 6 कार्बन वाली चेन लोगे तो कितनी सारी प्रोडक्ट मिल सकती है। तो उसके लिए टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको MCQ सॉल्व करना होगा, तो इजीली आप MCQ सॉल्व कर पाओगे, वही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको सिर्फ ये 2 रिएक्शन ही याद रखनी होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। चलिए, अभी हम लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, रीअरेंजमेंट इन अल्केन कंपाउंड। चलिए बच्चों, अभी हम देखते हैं लास्ट वाली रिएक्शन, रीअरेंजमेंट इन अल्केन कंपाउंड। अल्केन में रीअरेंजमेंट कैसे होगा, देखिए रीअरेंजमेंट का मतलब नया मोलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग आ जाएगा, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। सो रीअरेंजमेंट इज आल्सो नोन एज आइसोमरिज्म। सपोज मेरे पास एक ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3 N ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन में अगर मैं हीट अप्लाई करता हूं, नॉर्मल हीट में दे बोलूंगा, ज्यादा हीट नहीं वरना थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। मगर हमें रीअरेंजमेंट करना है तो मुझे यहां पे एनहाइड्रस AlCl3 कैटालिस्ट यूज करना होगा। बच्चों ये एसिड कैटालिस्ट होता है और ये स्पेशली एनहाइड्रस AlCl3 एसिड कैटालिस्ट रीअरेंजमेंट के लिए ही यूज होता है। ठीक है, तो अगर मैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में अगर इसे मैं हीट देता हूं तो हमें मिल जाएगा CH3 CH CH3 CH3, ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन।
नॉर्मल ब्यूटेन में से आइसोब्यूटेन, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा C4H12 C4H12, मगर दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है, तो दोनों को हम आइसोमर ही बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। सो दिस रीअरेंजमेंट ऑफ अल्केन इज आल्सो नोन एज आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन, आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन। अगर आप बोलोगे कि सर मैं यूज करता हूं CH3 CH2 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 CH3 नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन की रिएक्शन अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये हो जाएगा हमारा आइसोपेंटेन। ठीक है, आइसोपेंटेन। बच्चों तो ये रीअरेंजमेंट प्रोसेस हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन खत्म हो गई। ये चैप्टर में जिसे हम बोले ना कि बोरिंग रिएक्शन, अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी वो सबसे बोरिंग रिएक्शंस थी। बाकी अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड्स की जितनी भी रिएक्शन आएगी वो इंटरेस्टिंग और बोरिंग नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो अभी हम नेक्स्ट जब मिलेंगे लेक्चर में तब हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स इन अल्केन। कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है JEE नीट के लिए। कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इन अल्केन कंपाउंड लाइक स्टैगर्ड, इक्लिप्स, गोश, पार्शियल इक्लिप्स, कैसे हम एक दूसरे को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।